सबसे पहले ज़रूरी बात आप लोगों के साथ दोस्तों करंट अफेयर शो ही हो रहा है, अपना करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है यहाँ पर। शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स में क्या है, आज के आश्वासन शो में क्या दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ सुबह से हमने काफ़ी क्लास किए हैं, आज आपने सभी क्लास अटेंड किए होंगे। हमने एडिटोरियल सेशन किया, मैंने इंडस्ट्री 4.0 पर लेक्चर किया आपके साथ, हमने बात की एनवायरमेंट लॉस की, कानूनों की, पर्यावरण कानूनों की बात की आपके साथ ऐप पर, वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्लास कल भी होगा शाम में 6 बजे दोस्तों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। एज वेल एज हमने बात की आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट पर, हमने बात की आज आईपीसी 124A पर, और रिवीजन किया करंट अफेयर्स का भी कुछ देर पहले हम लोगों ने। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स में क्या है, आज के हम लोग करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है दोस्तों। सब लोगों को नमस्कार, मेरी आवाज़ उम्मीद कर रहा हूँ पहुँच रही है, सब लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है दोस्तों। बताइए फटाफट मुझे कि मेरी आवाज़ सब लोगों तक पहुंच रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं ऐप पर आ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ देर चलेगा क्लास या दोस्तों, फिर यहाँ बंद हो जाएगा, तो बेहतर है आप लोग ऐप पर ज्वाइन करें तुरंत मुझे, ठीक है। ऐप का लिंक आपको दिया गया है दोस्तों आपके चैट बॉक्स में यूट्यूब वालों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इकोलॉजी का अपना बैच शुरू हो रहा है मंडे से बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। ज्वाइन कर सकते हैं मुझे प्लस पर। आप प्लस पर ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, प्लस पर ऐप डाउनलोड करनी है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना है, हमारे प्लस आइकॉनिक कोर्सेज को दोस्तों, जहां ना केवल आप मेरे क्लासेस देख पाएंगे बल्कि अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लास को भी इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाया है दोस्तों इस बार, वो है आपका यूसीएससी, जी हाँ, अनअकैडमी चैंपियनशिप, जहां पर आप 13 जून को, जी हाँ 13 जून को आप देंगे टेस्ट, और आप जुड़ेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यूसीएससी यानी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप दोस्तों, जहां 13 जून को होगा 2 घंटे का टेस्ट, और 2 घंटे का टेस्ट देने के दौरान जुड़ेंगे हमसे आप, और साथ ही साथ टॉप एजुकेटर ने जो टेस्ट तैयार किया है, यदि आप इसमें अच्छा करते हैं, टॉप 50 में लाते हैं, तो आपको गाइडेंस मिलेगा हमारे टॉप मेंटर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको प्राइस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्राइस तो है इसमें बहुत वर्थफुल यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको हमारी हार्ड कॉपी जो मटेरियल तैयार हो रहा है वो मिलेगी, एज वेल एज आपको हमारे मेंटर्स से, आपको हमारे टॉप मेंटर्स से सीधे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ, स्कॉलरशिप जीती है हमारी 13 जून को दोस्तों। इसके अलावा आपका 4-in-1 ऑफर चल रहा है, प्लस और आइकॉनिक बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए आप प्लस और आइकॉनिक बैचेस में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अभी भी ऑफर चल रहा है आपका बुक्स का, आपका लोन का और मेगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन कीजिए मुझे यहाँ पर। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, प्लस या आइकॉनिक कोर्स बाय करना पड़ेगा, यूज़ करना है आपको आशीर्वाद 10 कोड, यूज़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी मैं प्लस पर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत शानदार बैच वहाँ पर, उसकी घोषणा एक दिन में करूँगा आपके साथ दोस्तों। मैं ज्वाइन कीजिए आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके दोस्तों। इसके अलावा कल संडे है, और संडे को हम क्या करते हैं सर, कॉम्बैक्ट। जी हाँ, संडे को होता है कॉम्बैक्ट अपना, जहाँ पर आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप। करना क्या है, संडे सुबह ऐप पर आना है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, और निश्चित तौर पर एक अच्छा मौका होगा स्कॉलरशिप जीतने का दोस्तों आपके पास। बाकी अनअकैडमी पर फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं, इसको आप आ सकते हैं आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करके। बाकी 2 जून में प्लस के बैच चालू हो रहे हैं दोस्तों, तो ना केवल मेरा बैच इकोलॉजी का बल्कि तमाम सारे बैच 1 ईयर 2 ईयर बैच एक साथ एक्सेस कर सकते हैं आप सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोस्तों। तो ये तो हुई अनअकैडमी के बारे में, प्रोग्राम के बारे में जानकारी आपके साथ। आइए बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स में क्या है दोस्तों। फटाफट आ जाइए ऐप पर, जो लोग देख रहे हैं मुझे ऐप पर आ जाएं, तो हम शुरू कर पाएंगे दोस्तों आपके साथ आज के अपने करंट अफेयर्स में क्या है, पार्ट 1। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से शुरुआत करेंगे दोस्तों अपनी आज के हम लोग। चलिए ठीक है सर, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके साथ। पहली न्यूज़ है जीएसटी काउंसिल। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, बहुत बहुप्रतीक्षित 8 महीने बाद, लगभग अक्टूबर महीने में हुई थी लास्ट टाइम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई दोस्तों। काफ़ी सारे मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दी, लेकिन मामला अटक गया, और फाइनली क्या हुआ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। पहली बात तो सर, जीएसटी काउंसिल क्या जानते हैं दोस्तों हम जीएसटी काउंसिल के बारे में, बताइए मुझे फटाफट आप लोग क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में। जीएसटी काउंसिल दोस्तों एक काउंसिल है जिसके अध्यक्ष होती हैं देश की वित्त मंत्री समय निर्मला जी हैं। उनका एक डिप्टी होना चाहिए, वैसे तो डिप्टी अध्यक्ष होता है, लेकिन अब तक अपॉइंट नहीं किया है सरकार ने। और इनके साथ मेंबर होते हैं सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, जी हाँ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ऐसे थे, तो वो हैं इसमें। या फिर साथ में सेक्रेटरीज होते हैं शामिल, और 2 यूटीज़ जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की ओर से शामिल हुए थे। तो 28 राज्य, देश में 28 राज्य ना दोस्तों। कल मैं देख रहा था हमारे एक स्पोक पर्सन को राज्यों को नंबर नहीं याद आते थे, कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के ऐसे स्पोक पर्सन भी हैं जिनको नंबर नहीं याद है राज्यों के हमारे देश के अंदर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ें आपके साथ। 28 राज्य और 2 यूटी ऐसी जहाँ विधानसभाएं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करें इन सब के ऊपर आपके साथ।
तो ये सब लोग मेंबर होते हैं और वित्त मंत्री अध्यक्ष होती हैं। ठीक है सर। जीएसटी काउंसिल, देश में जीएसटी में कुछ भी बदलाव करना है, रेट बदलना है, सबके लिए जिम्मेदार एपेक्स बॉडी है जीएसटी काउंसिल। इसकी मीटिंग हुई दोस्तों 8 महीने बाद, अक्टूबर महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और यहाँ पर कई मुद्दे थे बड़े। उनमें से मुद्दा था जो कोविड का सामान है, कोविड की दवाएं, कोविड की वैक्सीन, कोविड की ड्रग्स, कोविड का ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके कॉन्सेंट्रेटर, उन पर जीएसटी की दरें क्या हो। सब मांग कर रहे हैं कि जीएसटी में राहत दी जाए यहाँ पर, लेकिन वित्त मंत्री इसमें थोड़ा सा अलग रवैया था उनका। और फाइनली ये तय हुआ कि एक मिनिस्टर ऑफ एफएम तैयार किया जाए, मतलब राज्यों के वित्त मंत्री का एक समूह, एक कमेटी तैयार की जाए। वो 8 जून तक, जी हाँ, लगभग 8-9 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके अनुसार जीएसटी काउंसिल 8 जून को दोबारा मीटिंग करेगी और फैसला देगी। फिर सुन लीजिए दोस्तों, आराम से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान में बसा लीजिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उनका एक समूह तैयार किया है दोस्तों। उनका एक समूह तैयार किया है। ये समूह क्या करेगा? ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर तैयार किया गया है। 8 जून से पहले जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन देगा कि जो कोविड सामग्री है इस पर जीएसटी की दरें क्या हो, नहीं हो, और उसके आधार पर 8 जून को मीटिंग होगी फिर से, जिस पर ही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक होगा, यहाँ पर उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक रहेगा। काम की बात है दोस्तों। बाकी इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि जिन्होंने अब तक जीएसटी काउंसिल में फाइल नहीं कर पाए उनको आम माफ़ी दे दी जाए। छोटे नॉन फाइलर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, जिन्होंने फाइल नहीं किया है जीएसटी, उनको छूट दे दी जाए, माफ़ी दे दी जाए ना भरने से इस बार। और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको अनुपालन करने में उनके लिए नियम आसान कर दिए जाए थोड़े से यहाँ पर। इसके अलावा जीएसटी राज्यों को नुकसान दे रहा है, इस बार कलेक्शन कम हुआ है, राज्यों का नुकसान हो रहा है, इससे पिछली बार हुआ था नुकसान। तो इसको देने के लिए, इसका मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार, सुन लीजिए, राज्यों को जो घाटा हुआ है जीएसटी में उसका मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार 1.58 लाख करोड़ का उधार लेगी और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो राज्यों को कंपनसेट करने के लिए, राज्यों को जीएसटी की जो कम वसूली हुई है राज्यों में उसकी भरपाई करने के लिए 1.58 लाख करोड़ उधार लेगी राज्य, केंद्र सरकार उधार लेगी और किसको देगी? अल्टीमेटली राज्यों को देगी। तो अच्छी बात है सर, राज्यों को नुकसान ना हो ज़रूरी है अपने आप में। लास्ट टाइम भी 1.1 लाख करोड़ को उधार लिया था केंद्र ने और राज्यों को प्रदान किया था दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा जिन चीज़ों पर कोविड रिलीफ मटेरियल जो भी आ रहा है उन पर छूट दे चुकी है सरकार। आईजीएसटी पर, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ रहे हैं बाहर से, जो भी सामान बाहर से मंगा रहे हैं आप, उन पर जो छूट चल रही थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक। यानी कि विदेशी जो सामान आ रहा था, जो हमें सामान मिल रहा था, जो हम खरीद के ला रहे थे बाहर से, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर इक्विपमेंट, टेस्ट किट, वैक्सीन आदि, उन पर आईजीएसटी लागू नहीं होगा। कब तक के लिए? 31 अगस्त तक के लिए। हाँ, देश में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर जीएसटी कितना होगा वो अभी तय करेगी 8 जून को हमारी काउंसिल दोस्तों। इसके अलावा म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को बोला जा रहा था अब तक, तो ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस जैसी बीमारी जो है उसमें जो वैक्सीन, इसमें जो टीका लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, टीके का नाम जानते हैं आप लोग दोस्तों, एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी के बारे में उत्पादन कैसे हो, इसका जीएसटी क्या हो? एम्फोटेरिसिन का टीका क्या हो, इस पर सरकार ने आईजीएसटी माफ़ कर दिया है। बाहर से मंगाते हैं आप अगर एम्फोटेरिसिन तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं मुझे, ये एक और खबर होगी इसके बाद यूट्यूब बंद हो जाएगा आपका। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी के इस प्रोग्राम का, वहाँ पर आप सीधे आकर एक्सेस कर सकते हैं इस जगह पर दोस्तों। मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पर नहीं बताना ज़रूरी होता है ना, फिर कहेंगे तुम गायब हो गए सर, आप तो मिस्टर इंडिया बन गए। ठीक है ना बच्चे, लोग आना चाहो आ जाओ यहाँ पर। भैया सरकार फिर कह रही है ट्विटर मान जा। नहीं यार, बदतमीज़ मत करो ट्विटर यार, ट्विटर स्टिल नॉट कंप्लायंट। यहाँ पर ट्विटर अभी भी नहीं मान रहा है सर, अभी भी ट्विटर अनुपालन नहीं कर रहा है सरकारी नियमों का। गाइडलाइन जो दी थी सरकार ने 25 फरवरी को बनाकर, बाकी सब मान गए यार, बाकी सब मान गए, सब लोग मान गए हैं लगभग। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेजर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट हैव शेयर डिटेल्स, वो सब मान चुके हैं, सब ने बता दिया हमारा ये अधिकारी होगा, इसको आप कॉलर पकड़ सकते हो, उसकी आराम से इससे पूछताछ कर सकते हो। लेकिन ट्विटर मानने को तैयार नहीं है। ट्विटर ने अब तक कोई ऑर्डर का पालन नहीं किया है सरकार के, और वो लगातार अपने कंपाइलर, अब जो उसके ऑफिसर हैं सर, यहाँ पर कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, उनका डिटेल वो शेयर नहीं कर रहा है।
ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम बताया भी है उसने कि इनसे पूछताछ करना हो तो क्या, कौन है वो आखिर, तो यहाँ बता दूँ मैं आपको, सोशल मीडिया चाहे कू कंपनी हो, शेयर चैट हो, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब ने डिटेल शेयर कर दी सरकार के साथ, लेकिन कौन नहीं कर रहा, ट्विटर नहीं कर रहा। ट्विटर ने एक डिटेल भेजी भी है, लॉयर का नाम है, जो कंपनी, इनकी कंपनी नहीं, एक लॉ फर्म के साथ काम करता है, उनका फ़ोन नंबर दे दिया कि ये हमारा ऑफिसर है। जबकि गाइडलाइन में लिखा क्या है मालूम है आपको, कि वो व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए और उसका डेजिग्नेशन कंपनी के अंदर होना चाहिए। किसी लॉयर का नंबर आप नहीं दे सकते मुझे कि कोई समस्या है तो उनको फ़ोन कर लेना, लॉयर का नाम नहीं चलेगा, किसी और कंपनी लॉ फर्म में काम करता है वो नाम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो आपकी कंपनी में और मस्ट बी एम्प्लॉय ऑफ द रेजिडेंट इंडिया, भारत का नागरिक हो और आपकी कंपनी कर्मचारी हो। तो ट्विटर ने क्या किया, एक वकील का नंबर दे दिया, इनसे बात करना मेरे बारे में, कुछ पूछना हो तो ये शिकायत अधिकारी होंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये बात सरकार ने कहा गलत है, आपको प्रॉपर वे में नियमों का पालन करना होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? क्या ये खबर क्लियर है दोस्तों आपके लिए? तो ट्विटर वाली खबर क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे, अगली खबर पे हम लोग आएंगे। ये एक शिप जल रहा है श्रीलंका के पास पानी में, समुद्र में सर, इसमें आग लगी हुई है। नाम है इसका सर, तस्वीर इसीलिए आया, एक साथ ही दिखाता हूँ, MV एक्सप्रेस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, MV एक्सप्रेस पर्ल, सिंगापुर का जहाज़ है दोस्तों, ये सिंगापुर का जहाज़ है, कंटेनर शिप है सर। इसमें आग लगी हुई है, 9-10 दिन से यहाँ पर भारत मदद कर रहा है श्रीलंका के पास इसको बुझाने में, कोलंबो हार्बर के पास। तो कोलंबो हार्बर में के पास खड़ा हुआ जहाज़ में आग लगी हुई है सर। खतरनाक बात इसके अंदर ये है कि तेल तो रिसाव हो ही रहा है, इसके अंदर भरा हुआ है सर मालूम है 25 टन हजार्डियस नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है इसके अंदर सर। तो 25 टन नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है इसके अंदर, फ्यूल है, कंटेनर हैं इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर, और 25 टन हजार्डियस नाइट्रिक एसिड भरा है। तो चिंता की बात है यहाँ पर। तो ऐसे में काफ़ी खतरनाक जहाज़ बन रहा है धीरे धीरे। हालांकि भारत सरकार मदद कर रही है, श्रीलंका को हर संभव प्रयास कर रही है, और सिंगापुर भी एक्टिव हो गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये जहाज़, नाम याद रखिएगा, MV एक्सप्रेस पर्ल, MV एक्सप्रेस पर्ल, सिंगापुर का जहाज़ है दोस्तों, थोड़ा याद रखेंगे। कोलंबो के पास आग पकड़ लिया है और वहाँ भारत सरकार प्रयास कर रही है इसको बुझाने में। MV एक्सप्रेस पर्ल PT में काम का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। ओके, खबर है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, वो ये है, चीन से गैस मंगाते हैं दोस्तों, R134A गैस का नाम देख रहे हैं दोस्तों, एक गैस है ये, एक निष्क्रिय, एक अक्रिय गैस है सर, ये निष्क्रिय गैस है, मंगाते हैं चीन से हम लोग दोस्तों। कॉल नाम क्या है इसका, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन एक गैस का नाम है सर, चाइना से आयात होती है। इसका यूज़ होता है, चूँकि R वर्ड है तो याद समझ जाओ कहाँ यूज़ होता होगा इसका, यूज़ होता है सर इसका रेफ्रिजरेशन में, ठंडक में, शीतलन में इसका यूज़ होता है सर। R134A गैस का नाम है दोस्तों ये। इस पर बहुत सस्ती गैस बेचता है चीन हमको, ये हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है इससे, इसलिए हमने इस गैस पर लगा दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आपसे UPSC ये पूछेगा, हाल में चर्चा में रही 134A क्या है? कोविड की वैक्सीन है, कोविड की किट है, कोविड की कोई एंटीबायोटिक किट है, कोविड का नया स्ट्रेन है, या कोई गैस है? जी हाँ, एक गैस है, और चाइना से मंगाते थे इसको हम लोग, तो इस गैस को लगा दिया गया। चाइना बहुत सस्ता बेच रहा है देश में, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। कहाँ यूज़ होते हैं इसका यूज़? 134A का प्राइमरी यूज़ होता है सर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में, जी हाँ, शीतलन में यूज़ करते हैं सर इसका। मुख्यतः जो गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, उसके AC में इसका यूज़ करते हैं सर, घरेलू फ्रिज में इसका यूज़ करते हैं सर। ठीक है, तो मेनली होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होता है इसका, और पिछले कुछ समय से ये सेक्टर में स्ट्रेस में चल रहा है, गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं हमारे यहाँ पर। तो ऐसे हम चाहते हैं कि भारत की कंपनियों को खड़ा होने का मौका मिले, भारतीय कंपनी आगे भी आ रही हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी आगे आए इस सेक्टर में। R134A याद रखिएगा, R134A UPSC पूछ चुका है पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन। R37 से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा कालीन, ये एक शवाधान पद्धति है, कोई कमेट्री है जो हड़प्पा का समय बनाई गई थी, UPSC ने पूछा था उस साल, ठीक है। तो R37, R23 नाम आता है, तो R मतलब है रेफ्रिजरेशन, शीतलन के लिए काम आने वाली गैस, ठीक है दोस्तों। तो ये गैस होती है मुख्यतः HFC गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है दोस्तों, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती हैं, और यहाँ पर क्या है सर, वो टेट्राफ्लोरोएथीन, तो एथीन मतलब कार्बन, तो टेट्राफ्लोरोकार्बन कह लीजिए, एथीन कह लीजिए, एथीन लगाए कार्बन की जगह इसमें, ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा आप लोग, HFC 134A कह लीजिए एक नाम इसका, या इसका नाम शॉर्ट में बोलते हैं R134A। याद रखिएगा, HFC को बैन करने के लिए एक एग्रीमेंट आ चुका है दुनिया में, जिसे आप कहते हैं किगाली समझौता, किगाली एग्रीमेंट।
किगाली सप्लीमेंट, ठीक है ना, साइन हुआ था 2016 में, लागू हो गया है, जिसके तहत भारत को आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर, आज़ादी के 100 साल पूरा होने तक क्या करना है, हमें एचएफसी गैस का कंजम्पशन प्रोडक्शन 85% तक दोस्तों कम करना है। क्या बात समझ में आती है आपको मेरी? यहाँ पर फिर सुन लीजिए, एचएफसी एक गैस का प्रकार है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो किगाली समझौते के तहत दुनिया के देश बैठे और ये समझौता हुआ कि भैया एचएफसी का उत्पादन कम किया जाएगा। जी हाँ, और कब तक करना है? विकसित देशों को अभी करना है 2020-28 तक, और विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2047 तक का समय दिया गया है, इंडिया को विशेषकर, कि लीजिए आप आराम से कम कीजिए, और पूरा कम नहीं करना, 85% जितना आप कर रहे हैं 85% तक कम कर देना उसका। एचएफसी, इसको हम शीतलन के लिए यूज़ करते हैं, शीतलन गैस है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं, इसी के गैस है R184A दोस्तों। याद रख पाएगा हम लोग यहाँ पर, याद आ पाई खबर यहाँ पर? बताइए फटाफट दोस्तों, एक टाइप करके। सब मामला ठीक है हमारे बीच सर? सब ठीक है दोस्तों? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगली खबर पे आऊँगा दोस्तों मैं। अगली खबर क्या है? ज़ीरो टैक्स। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की मांग थी कि कोविड आइटम्स जो हैं, इनकी मांग थी भैया कि जो कोविड के सामान हैं, कोविड की दवाइयाँ हैं, इसके जो उपकरण हैं, उन पर ज़ीरो टैक्स लगाया जाए। अब देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है निल टैक्स। जीएसटी के दायरे में 4 शब्द आते हैं दोस्तों: निल जीएसटी, एग्जेम्प्टेड जीएसटी, ज़ीरो जीएसटी, और कौन सा बच गया? एग्जेम्प्टेड, ज़ीरो, निल और ज़ीरो। हाँ, ये निल, एग्जेम्प्टेड, ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाहर नॉन जीएसटी, नॉन जीएसटी। सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सुन लीजिए आराम से। अब इसमें क्या होगा? इनकी मांग है ज़ीरो टैक्स लगाया जाए, यानी ज़ीरो जीएसटी लगाया जाए कोविड-19 के आइटम्स पर। अब अलग बात है कि ये अब मामला चला गया कमेटी को, कमेटी तय करेगी इस पर, 8 जून को मीटिंग होगी। लेकिन ये ज़ीरो टैक्स क्या है और चारों टैक्स क्या है, सब समझेंगे आपके साथ। चारों चीज़ सुनेंगे दोस्तों आपके। हाँ दोस्तों, पार्ट 2 का जो लिंक मैंने लगा दिया आपके साइड में, आप देख रहे हैं चैट बॉक्स में, इस लिंक को यूज़ करके आप सीधे पार्ट 2 पर जंप करेंगे हम लोग 11 बजे दोस्तों, ठीक है ना। चलो, इससे आपको ढूंढने मुश्किल ना हो, सभी लोग आ जाएं वहाँ पर आराम से। एक होता है निल रेटेड, समझिएगा दोस्तों, निल रेटेड। इस पर जीएसटी, ऐसी वस्तु जीएसटी 0% होता है, इस पर हम कहते हैं निल रेटेड। निल रेटेड मतलब 0% जीएसटी है सर। इस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, यानी जो पीछे जो उसने बना के आपको दिया है उसे कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता सप्लाई इस पर। और इसमें कौन कौन शामिल है? अनाज है, नमक है, गुड़ है, आदि इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। थोड़ा याद रखिएगा, इन पॉइंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए। निल जीएसटी। एक होता है दोस्तों एग्जेम्प्टेड जीएसटी, जिन पर द सप्लाई इंक्लूड्स आइटम विच आर यूज्ड टू एवरीडे पर्पस। जो ऐसी हैं चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं, आप डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बेसिक एसेंशियल्स हैं दोस्तों, बहुत आवश्यक वस्तुएं जीवन की ये। इन पर जीएसटी नहीं लगता कोई भी, इन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता सर, मतलब 0% एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर सप्लायर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, इस पर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, बस यहाँ पर बेसिक एसेंशियल्स होते हैं, जैसे फल, सब्जियाँ, दूध, दही आदि इसमें शामिल होते हैं सर। इन पर अब पैकेज है, अगर अमूल का दही है तो अलग बात है, एक दही नॉर्मल बिक रहा है मार्केट में, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों। खुली चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, ब्रेड है, तो उन पर नहीं लगेगा यहाँ पर जीएसटी। आईटीसी मतलब दोस्त नहीं पढ़ा, जीएसटी नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी? आईटीसी नहीं जानते क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं सुना दोस्तों आप लोगों ने कभी? मैंने जीएसटी भरा, उसने भी जीएसटी भरा, अब उसने पीछे वाले जो कच्चा माल दिया था उसको उसका जीएसटी वापस आ जाएगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर सकता है, क्योंकि अगर मैं जीएसटी भर रहा हूँ तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब कुल मिला के जीएसटी एक बड़ा हिस्सा उसका वापस आ जाएगा। जितना वैल्यू एडिशन किया केवल उस पर जीएसटी देना होगा, पूरे सामान पे नहीं। कभी और बात कर देंगे दोस्त। इनपुट जीएसटी में 3 क्लास ली हैं यूट्यूब पर, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें एक लेक्चर में आईटी समझाया था पूरा मैंने, ठीक है। और सुनो दोस्तों, तीसरा क्या होता है? ज़ीरो रेटेड। अब समझेंगे ये क्या है। जो सामान बाहर से बनकर आया है, इम्पोर्ट हो रहा है, जो सामान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बन रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में बन रहा है,
ये होता है ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, यानी कि बाहर से सामान आ रहा है या सेज में बन रहा है, ये होता है ज़ीरो रेट जीएसटी। अब समझिएगा दोस्तों, इनकी सप्लाईज जो होती हैं वो ज़ीरो रेटेड में आती हैं, जीएसटी 0% है। लेकिन यहाँ पर आईटीसी क्लेम हो सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, भैया मैं टैक्स नहीं भर रहा, ग्राहक को जीएसटी देना पड़ रहा, लेकिन सरकार चाहती है कि आपने कस्टम टैक्स पे कर दिया, चलो आपको लौटा दिया जाए, तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर राज्य चाहते हैं कि जितना भी कोविड का सामान मंगा रहे हैं बाहर से वो ज़ीरो रेटेड में आए, यानी कि जो बनाने वाली संस्थान को नुकसान ना हो, सरकार भरपाई करे। आपको सस्ता टैक्स मिल रहा है, छूट मिल रही है, ग्राहक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, इसका बनाने वाले के या सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, सरकार इसको लौटा देगी यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, जीएसटी 0% ग्राहक पर बोझ नहीं पड़ेगा, इससे जीएसटी राज्यों को नहीं लगेगा, उत्पादक को नहीं लगेगा, प्रोड्यूसर को नहीं लगेगा, ग्राहक को नहीं लगेगा। लेकिन जो कच्चा माल जहाँ से लिया जा रहा है उसने अगर जीएसटी भरा है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। इस बात का सरकार छूट दे रही है एक प्रकार से, हम छोड़ रहे हैं जीएसटी अपना, हम नहीं ले रहे आपसे, लेकिन पीछे वाले ने जो जीएसटी भरा है उसको लौटा भी दिया जाएगा पूरा। एक होता है सो नॉन जीएसटी, जो सामान जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, अल्कोहल हुआ, ये इन पर जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते ये लोग, ये नॉन जीएसटी सप्लाईज हैं, जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते तो आईटीसी क्लेम कर नहीं सकते। आमतौर पर ये राज्यों के दायरे में आते हैं, राज्य सरकारें या कुछ चीज़ें केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, जिन पर अभी वैट चल रहा है, जिन पर अभी एक्साइज ड्यूटी चलती है, वो चीज़ें जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, अल्कोहल और पेट्रोल। क्या दोस्त क्लियर है आपको? डीजल भी दोस्त, डीजल भी इसी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डीजल पेट्रोल एक साथ बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है मेरी आपको यहाँ पर आराम से। अब एक बार और चीज़ देख लो, निल रेटेड ऐसी वस्तुएं से अनाज हो गया सर, नमक हो गया, गुड़ हो गया, एग्जम्प्टेड मिल्क हो गया, फल हो गया, ब्रेड हो गई, नॉन जीएसटी शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, ज़ीरो रेटेड जो विदेशों से आ रही हैं, जिनको आयात कर रहे हैं, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो चारों याद रखना दोस्तों। और ये आपका एक चार्ट और है, एग्जाम्पल के साथ लिख दिया है मैंने। कई बार जीएसटी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वस्तु पर जीएसटी लगता है तरीके ने माफ़ कर दिया, एक है नॉन लगता ही नहीं है वस्तु पर, एक है 0% दायरे में आते हैं, तो इस पर डेली आइटम होते हैं, बेसिक एसेंशियल्स होते हैं, ओवरसीज सप्लाईज होती हैं, या जीएसटी दायरे में नहीं आती। एग्जाम्पल लिखा है सामने आपके, इसमें आईटीसी मिलता है, बाकी तीनों में कोई आईटीसी नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं बातें? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग स्पीड में। चलो बच्चा लोग, अब आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम खबर पे मेरे साथ आराम से 10 मिनट दो, पूरा सुनेंगे इस खबर को, पूरा समझेंगे इस खबर को, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है दोस्तों, लगातार सुर्खियों में होना बना हुआ मुद्दा ये। अब क्या है, ध्यान सुनिएगा, कई बार बता चुका हूँ, अब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव आ गया, फाइनली डब्ल्यूटीओ कागज़ रूप में डब्ल्यूटीओ ने जारी कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट फ्लोट किया है किसने? नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो यहाँ पर ड्राफ्ट फॉर्म में आ गया है ये। अब चिंता होना ज़रूरी है हमको, अब चिंता होना ज़रूरी है। क्या है पूरा मामला? अब तक केवल हम कह रहे थे ऐसा हो वैसा हो, अब ये कागज़ फॉर्म में आ गया है सर। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, आराम से सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, डब्ल्यूटीओ में जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, अमेरिका, ईयू, कनाडा, जापान, ये चाहते हैं कि समुद्रों में जो मछली पकड़ने मछुआरे जाते हैं, गए मछुआरे, मछलियाँ पकड़ी, हम चाहते हैं कि जो मछुआरे जाएं वो रजिस्टर्ड हों कहीं पर, जितनी मछलियाँ पकड़ के लाएं वो कहीं लिखी जाए, माफ़ कीजिएगा, उनकी कहीं एंट्री की जाए, ज़रूरी है उनकी एंट्री की जाए कहीं पर, जितनी मछलियाँ मार्केट में बेची जाएँ उनकी एंट्री की जाए, यानी कुल मिलाकर इनलीगल मछलियाँ ना पकड़े कोई, अनरेगुलेटेड मछलियाँ ना पकड़े कोई, अनियमित तरीके से कुछ ही पकड़ लाए, और अनरिपोर्टेड मछलियाँ ना हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा आराम से, इनलीगल ना हो, अवैध रूप से मछली ना पकड़ें, आप रजिस्टर्ड हो तभी आप जाएँ मछली पकड़ने, अनरेगुलेटेड ना हो, आपके नियमन हो आपके ऊपर कितनी मछली पकड़नी है, कहाँ से पकड़नी है, नियमन हो आपके ऊपर, और अनरिपोर्टेड ना, जो मछलियाँ पकड़ के लाएं वो रिपोर्ट लिखाएं कि कितनी मछलियाँ लाए आप, कितनी मछलियाँ मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ बात होती है इनलीगल, अनरिपोर्टेड, मुझे कहना चाहिए अनरेगुलेटेड। जी हाँ, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और डब्ल्यूटीओ देश चाहते हैं कि इस प्रकार की मछलियाँ ना पकड़ी जाएँ, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड और इनलीगल। ठीक है, यदि कोई मछुआरा ऐसा कर रहा है,
वो इनलीगल है, वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही कहीं पर, वो कितनी मछलियाँ ला के खुद ही खा के बैठ गया, खुद ही कंज्यूम कर लिया, कहीं भी बेच दिया उसने, ये गलत है। और ऐसे मछुआरों को सरकार द्वारा कोई सब्सिडी, कोई सहायकी ना दी जाए, ना नाव पकड़ बनाने के लिए, ना जाल लेने के लिए, ना कोई फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने के लिए, ऐसी मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें कोई सब्सिडी ना दी जाए। ये चाहते हैं डेवलप कंट्रीज़। हम कहते हैं भैया हमारे छोटे मछुआरे हैं, जैसे आशीर्वाद जी हैं, रहते हैं वो चेन्नई के मैरीन ड्राइव के पास मछुआरों की बस्ती में रहते हैं सर, तिकड़ाऊ वहाँ पर एक इलाका है सर, तिकड़ाऊ, वहाँ रहते हूँ मैं। तो तिकड़ाऊ में वहाँ पर एक इलाका है सर मैरीन ड्राइव के पास, वहाँ पर चेन्नई में मछुआरों की बस्ती है, वहाँ रहते हैं, बचपन से काम कर रहे हैं। छोटी सी डोंगरी है इनके पास, अपनी नाव है छोटी सी, छोटा जाल इनके पास है। जाते हैं समुद्र में, पकड़ी 5-10 मछलियाँ लेकर आए, तट पर भुना, खाया, परिवारों को खिलाया, बस हो गया सर। अब छोटी सी नाव, बेचारा गरीब आदमी है, रोजी रोटी है, मतलब खुद ही डेली कुआं खोदते हैं, खुद ही पानी पीते हैं, मछली आई कम खा लेते हैं, कम मिलती है इनको, तो ये इनका हिसाब किताब है। पीडीएस से इनको सस्ता चावल मिल जाता है, चावल मछली बनाई खा ली इन्होंने यहाँ पर। अब इनको हम नाव के लिए, इनको हम जाल के लिए सब्सिडी नहीं देंगे तो बेचारे जिएंगे कैसे? ये हमारे छोटे किसान को हम देते हैं 6,000 रुपये यार साल का, तो इसको क्यों नहीं दें 6,000 रुपये साल का? इनको भी मिलना चाहिए पैसा। तो विकसित देश कहते हैं नहीं नहीं, देखो आशीर्वाद कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बात तो खुद ला के खा लेता है, ये कितना लाया पकड़ के ये भी नहीं मालूम, कोई नियमन नहीं है इसके ऊपर, एंट्री नहीं होती कहीं इसकी, नहीं दे सकते सब्सिडी आप। तो अब हाथ करते मछुआरे मेरे जैसे ही हैं, गरीब मासूम बेचारे, लाए खा लिए, थोड़ा बहुत ला के लोकल मच्छी मार्केट में बेच दिए, तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब इन छोटे मछुआरों को हम सब्सिडी नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? बर्बाद हो जाएंगे बेचारे ये तो यहाँ पर, ठीक है। तो भारत चाहता है कि हम लोग अपने मछुआरों को सब्सिडी देते रहें, विकसित देश नहीं चाहते। लड़ाई क्या हो गई फिर अल्टीमेटली सर? डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग लड़ाई हो गई सर अगेन यहाँ पर, ये विकसित बनाम विकासशील लड़ाई। हम चाहते हैं सब्सिडी दे दें, वो कहते हैं नहीं दो, ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है। पिछली बार 2018 में जब WTO की मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में, 11वां सम्मेलन हुआ था, तो ये तय किया गया था कि अगली बार जब मीटिंग होगी इस मुद्दे पर अंतिम सहमति बना ली जाएगी कि भाई सब्सिडी देना है या नहीं देना है, और पक्का होगा नहीं देना है। तो 2020 में मीटिंग नहीं हो पाई कोविड के चलते। इस बार मीटिंग होने वाली है नवंबर में, इस साल मीटिंग होने वाली है WTO की दोस्तों, याद रखिएगा WTO की मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है दोस्तों? समवेयर कहीं लिखा भी होगा डेट वेट मैंने स्क्रीन पर, कहाँ होने वाली है? नवंबर 30 को होने वाली है दोस्तों, जेनेवा में, ठीक है। 2 साल में एक बार मीटिंग होती है इनकी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जहाँ मंत्री आते हैं, व्यापार मंत्री आते हैं देशों से, वो मीटिंग होती है। इस बार लास्ट ईयर नहीं हो पाई कोविड में, इस बार होगी सर। 18 में हुई थी, 20 में होनी थी, 20 में नहीं हो पाई, 21 में होगी। और इस बार की मीटिंग में तय होगा कि ये नेगोशिएशन पूरा होगा कि फिशरीज सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है। अब भारत बहुत प्रयास कर रहा है, देते रहें, WTO देश मानने को तैयार नहीं है। तो भारत ने क्या किया, अपने जैसे बाकी देशों को पकड़ा, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बनाते हैं अपन, गुटबंदी करते हैं, गुटबाजी करेंगे अपन लोग। और गुटबाजी क्या करेंगे हम लोग? हमने कहा देखो यार एक काम करते हैं, हमारे छोटे मछुआरे अगर वो भारत के आंतरिक जल तक, टेरिटोरियल वाटर तक, क्षेत्रीय जल तक, यानी 12 नॉटिकल माइल तक मछली पकड़ने जाते हैं, छोटे मछुआरे हैं, तो उनको देने दो सब्सिडी। छोटे मछुआरे हैं बेचारे ना, इनको देने दो सब्सिडी हमको यहाँ पर, इनको बंद मत कराओ आप, इनको बंद मत कराओ, इनको आप सब्सिडी हमको देने दो, ठीक है। अब सुनो भारत का स्टेटमेंट दोस्तों, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो भारत का प्रपोजल क्या है? एग्जेम्प्टिंग लो इनकम फिशरर्स, जो कम आय वाले मछुआरे हैं उन्हें छूट दी जाए। किस देश के? डेवलपिंग कंट्रीज़ के, विकासशील देशों के कम आय वाले आशीर्वाद जैसे छोटे मोटे मछुआरे, इनको छूट दे दी जाए अगर ये आंतरिक जल में 12 नॉटिकल माइल के अंदर वाले पानी में मछली पकड़ते हैं, तो सब्सिडी बैन ना किया जाए, इनके ऊपर सब्सिडी बैन ना किया जाए। और इसका सपोर्ट हमको मिल गया है WTO के कई सदस्यों से, ठीक है। हम चाहते हैं इसे शामिल कर लिया जाए एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। उन्होंने लिख भी लिया इस बात को वहाँ पर कि भैया भारत ये चाहता है नेगोशिएशन हो, तो उसमें शामिल कर लिया, हमारे कागबात को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पर विकसित देशों ने कहा ठीक है शामिल करना है, कर लो, डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, डिस्कस कर लो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय सीमा तय करो, कब तक दोगे यार? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर तो आप छोड़ोगे ना। छोटे मछुआरे कब तक छोटे रहेंगे आपके यहाँ? कब तक गरीब रहोगे तुम? ऐसा थोड़ी चलता है। तो विकसित देश चाहते हैं कि एग्जम्पशन मिले, मे कम विद अ टाइमलाइन, और कुछ सालों बाद खत्म कर दिया जाए, 2-3 साल बाद खत्म कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों,
तो ये इनकी डिमांड है यहाँ पर। सुनो, यहाँ पर ड्राफ्ट टेक्स्ट तैयार किया गया है। इनका कहना है सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर। कौन सी सब्सिडी? जो इलीगल को बढ़ावा देती है, कम कीजिए यहाँ पर। गरीब देश या विकासशील देश ये चाहते हैं अपने आप में कि हमारे 12 नॉटिकल माइल तक मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें इसकी छूट मिल जाए यहाँ से, और 2 साल तक ये छूट जारी रहे। 2 साल बाद का 2 साल मेरा क्या होगा यार? इतने मछुआरे 2 साल मेरे थोड़ी जाएंगे रातों रात मछुआरे मेरे। आशीर्वाद 8 स्क्वायर थोड़ी बन जाएगा बैठे बैठे, मतलब A स्क्वायर से A3 हो जाएगा, थोड़ी हो रही होगा कि आशीर्वाद अंबानी बन जाएगा बैठे बैठे रात भर में। नहीं भैया, 2 साल में कुछ नहीं होने वाला हमारे यहाँ पर, ये भूल जाओ। तो भारत इसका विरोध कर रहा है। इंडिया, इट इज़ डिफिकल्ट टू बी फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट एनी टाइमलाइन टू द एग्जम्पशन एज रिसोर्स पुअर फार्मर्स विल नीड सपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। भारत चाहता है लंबे समय तक, मालूम नहीं कितना समय, बस देते रहो सब्सिडी। जब तक चल रहा है तो वोट बैंक बना हुआ, देते रहो इनको। हमारे मछुआरे बहुत गरीब हैं सर, 2 साल से काम नहीं चलेगा, पहले तो छूट दो और 2 साल की समय सीमा मत लगाओ। क्या ये बात घुस गई भेजे में दोस्तों? चली गई आप लोगों के भेजे में। यहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है, वो कौन सब्सिडी होती है दोस्तों? वो होती है ईंधन। छोटी नाव है तो ईंधन ले जाओ भैया, जाल, नाव पर या और जो उपकरण चाहिए आपको, इन पर सब्सिडी मिलती है सरकार की ओर से। बन गई दिमाग में बात दोस्तों? फिट बैठ गई दिमाग के अंदर बिल्कुल ढंग से, कोई आपत्ति नहीं किसी को? ठीक है। तो ये लगभग 20 अरब डॉलर सब्सिडी दुनिया भर में दी जाती है दोस्तों। तो इसको रोकेंगे हम लोग यहाँ पर, इससे IUU इनलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड सब्सिडी को हम लोग इसको रोका जा सके दोस्तों। ठीक है, याद हो जाएगा। तो भारत की लड़ाई चल रही है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने पास एक लिंक है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, उस लिंक को देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए और आ जाइए अगली क्लास में दोस्तों। अभी एक खबर और कर सकते हैं कि हम लोग एक खबर और कर लेते हैं, 5 मिनट का समय हमारे पास है, छोटी सी खबर है, WTO खबर है, तो इन पर खत्म हो जाएगी, फाइल भी खत्म हो जाएगी हमारी। अगली खबर अगली फाइल से स्टार्ट होगी। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, याद रखिए दोस्तों, कौन जारी करता है? ये जारी करता है WTO। बैरोमीटर नापने का एक चीज़, इंडेक्स प्रकार का है सर। ठीक है, तो कौन जारी करता है? WTO जारी करता है दोस्तों। इस बैरोमीटर में कहा गया है भैया कि रिकवरी हो रही है 2021 में, रिकवरी हो रही है 2021 में, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। 20 में जो मंदी आई थी व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में जो कमी आई थी, 21 में रिकवरी होना चालू हो गई सर। ठीक है, 21 में रिकवरी होना चालू हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि कोविड-19 कंटिन्यू समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी रिकवरी हो रही है सर। अब जान लीजिए इस बैरोमीटर के बारे में दोस्तों, द गुड्स बैरोमीटर समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये जारी होता है समय समय पर हमारे यहाँ पर। खास बात क्या होती है? ये दिखाता है कि वर्ल्ड ट्रेड का इस समय वर्ल्ड ट्रेड किस प्रकार चल रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, उसमें रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ये दिखाता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जानकारी मिलती रहती है वर्ल्ड ट्रेड बैरोमीटर से हमको दोस्तों। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अभी भी हमारे पास आंकड़े पूरे नहीं आए हैं व्यापार के, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि 2021 रिकवरी वाला साल है, ये रिकवरी हो रही है दुनिया के सभी देशों में, और इस साल व्यापार बेहतर होगा। इस साल व्यापार जो है मैं कहूँ आपसे, व्यापार 8% बढ़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड पिछले साल 5% कम हो गया था, पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन था 5% का, इस साल ग्रोथ है 8% की ग्लोबल ट्रेड के अंदर। ठीक है, बैरोमीटर याद रखिए, इसका इंडेक्स 100 का इंडेक्स होता है दोस्तों, इसका 100 का इंडेक्स होता है। ये 109 चल रहा है, मतलब ऊपर चल रहा है, यानी कि व्यापार बढ़ रहा है। कम होता यानी व्यापार कम हो रहा होता, 100 से नीचे व्यापार कम हो रहा है, 100 से ऊपर मतलब व्यापार बढ़ रहा है दोस्तों। क्लियर है हमको यहाँ पर ये? तो याद रखेंगे, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर कौन जारी करता है? WTO जारी करता है दोस्तों, और इसमें व्यापार के ट्रेंड्स को, ग्लोबल व्यापार के ट्रेंड्स को दिखाया जाता है। तो WTO 2 खबरें हो गई दोस्तों। आइए बात करेंगे एनवायरमेंट, साइंस, टेक, IR मुद्दों पर। मिड डे मील दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना, सुना ही होगा नाम, खाया ना हो भले, लेकिन सुना तो होगा मिड डे मील का नाम दोस्तों। ठीक है, देश के 12 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल, काफ़ी बच्चे उसमें से मिड डे मील बेचारे, तो स्कूल बंद पड़ा है, उनको अब क्या होगा सर? उनको अब तक क्या कर रही थी सरकार? स्कूल बंद है, मिड डे मील का भोजन तो बन रहा है उनको, तो वो कच्चा राशन ले जाते हैं, अनकुक्ड राशन ले जा रहे थे वो सरकार से, या उसका पेमेंट मिल रहा था। 100 रुपये महीने का मिलता था उनको लगभग, वहाँ पर 4 रुपये पर डे के हिसाब से, तो लगभग 100 रुपये मिल रहे थे उनको सर। चलो ठीक है सर, तो मिड डे मील कक्षा 1 से 8 तक सर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर मिड डे मील दिया जाता है हमारे यहाँ स्कूलों में। ठीक है सर, बच्चे फेल नहीं होते, सब पास हो जाते हैं बच्चे, तो पहुँच ही जाते हैं 14 साल तक, 8वीं कक्षा तक। ठीक है सर, अब स्कूल बंद चल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, उनको या तो कच्चा राशन दे देते, बोरे बोरे भर भर के ले जाओ यहाँ से उठा के, या फिर उनको हम दे रहे थे मालूम है क्या सर, उनको हम कैश दे रहे थे। अब सरकार ने कहा नहीं यार, तो बहुत कम राशि होती है, काम करो, खाना पकाने की जो कीमत थी वो भी हैंड ओवर कर दो इनको। कुकिंग कॉस्ट
क्योंकि बड़ी कॉस्ट ये होती है खाना पकाने की सरकार की, एलपीजी का खर्चा, कुक का खर्चा। सरकार ने एक काम करो यार, खाना पकाने की कॉस्ट भी इनको दे दो बच्चों को, जिससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दिखेगा अपने आप में। तो देश के शिक्षा मंत्री ने क्या कर दिया सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है इसको स्वीकार कर लिया। कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ मिड डे मील, जी हाँ, देश के 12 करोड़ बच्चों को अब कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट जो होता है मिड डे मील का, मान लो 5 रुपये या 10 रुपये खाने का पर डे खर्चा होता है, उसमें 4 रुपये कुकिंग का है, 4 रुपये कच्चे माल का है और 2 रुपये अन्य चीज़ों का है। तो सरकार करिए कुकिंग के कॉस्ट भी ले लो बैठ के हमसे, घर बैठे बैठे कच्चा राशन ले जाते हो या खाना का सामान मिल रहा है, अब साथ साथ कुकिंग कॉस्ट भी ले लो हमसे। जी हाँ दोस्तों, इससे 12 करोड़ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो मिड डे मील में एक बड़ा फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो घर बैठे हुए, उनके माँ बाप को बड़ा फ़ायदा हो, कुकिंग उनकी कॉस्ट बचेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अनाज तो दे रहे हैं बच्चों को यहाँ पर, या व्यक्ति को अनाज तो दे रहे हैं राशन के तहत, वो तो मिल ही रहा है, प्लस मिड डे मील का अनाज मिल रहा है बच्चों को यहाँ पर। अब साथ ही साथ मिलेगा उनको क्या, अब मिलेगा उनको दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने का पैसा भी दोस्तों, ठीक है। तो ये केवल कोविड-19 के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, ये वन टाइम स्पेशल वेलफेयर मेजर है दोस्तों ये, ठीक है, वन टाइम है, ऐसा नहीं बार बार आपको मिलता रहेगा ये, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए दोस्तों। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है राज्यों को। 12 करोड़ बच्चे, 1200 करोड़ रुपये राशि, यानी समझ सकते हैं आप लोग, लगभग एक बच्चे के लिए सरकार दे रही है लगभग 100 रुपये, लगभग 100 रुपये के आसपास। जी हाँ, 12 करोड़ बच्चे 100 रुपये के हिसाब से 1200 करोड़ प्राप्त करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अच्छी बात है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो कुकिंग कॉस्ट होती है ये लार्जेस्ट कंपोनेंट होती है खर्चे की। मिड डे मील का थोड़ा खर्चा किस में होता है, कुकिंग कॉस्ट में ही होता है दोस्तों, ठीक है। चलो अच्छी बात है सर, यहाँ पर अभी तक बच्चों को राशन मिल रहा था आराम से, अंडे, सब्जियां, फल, दाल मिल रहा था, अब उनको कुकिंग का भी खर्चा उसमें दिया जाएगा दोस्तों। मिड डे मील बच्चे लोग जानते हैं आप लोग 95 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, उस समय शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया था 1985 में दोस्तों। इसका गोल, इसका उद्देश्य क्या मानो मिड डे मील का, आपको मिड डे मील का खाने के अलावा उद्देश्य क्या है सर, इसके बेटा 3 उद्देश्य हैं, 3 गोल हैं मिड डे मील के। क्या है, एक तो एनरोलमेंट बढ़े स्कूल के अंदर सर, बच्चे नामांकन लें, स्कूल आएँ, बच्चे कम से कम एनरोलमेंट करें, बच्चे घूमते रहते हैं बाद स्कूल में आकर एनरोलमेंट करें। दूसरा उद्देश्य है सर अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति, अटेंडेंस हो सर, कम से कम स्कूल खाना खाने के लिए आ जाएं। एक तो एनरोल लेके घर बैठे हुए हैं वो नहीं, एनरोलमेंट कराओ स्कूल में और डेली आओ खाना खाना, स्कूल आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और तीसरा क्या करना है सर, पोषण, कुपोषण को दूर करना, मैल न्यूट्रिशन को दूर करना, न्यूट्रिशियस फूड पहुँचाना बच्चों तक, उनका शारीरिक विकास करना। मानसिक शिक्षा करी देगी, शारीरिक हम कर देंगे भोजन खिला कर, तो शारीरिक और मानसिक विकास हो गया, स्कूल आएंगे बच्चों से मिलेंगे, सामाजिक विकास भी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास बड़े होकर कर ही लेंगे अपने आप ही। तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और शारीरिक विकास जो बच्चों की चाइल्ड पॉलिसी का हमारा गोल है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 कहती है कि बच्चे का समग्र विकास, कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सोशल, मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक बाद में बात करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट सब हो जाएगा बच्चे का। तो उसमें जो शारीरिक विकास है ना, वो स्कूल आएगा खाना खाएगा तो शारीरिक विकास हो जाएगा। यानी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के तहत इसके गोल को पूरा करने के लिए मिड डे मील एक बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। समझ में आ गई होगी, मजाक में क्या बोला मैंने आपको समझ में आ गया होगा, मोटी बात इसकी पूरी अपने आप में। चलो दोस्तों, तो ये एक अच्छी योजना है सरकार की, 1998 में लॉन्च किया था इसको सर, और 2004 में इसका नाम कर दिया गया मिड डे मील, ठीक है ना। पहले इसका नाम था NPSP, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, बड़ा सा नाम था, अच्छा लगा, नाम बदल दिया गया, मिड डे मील कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और अब ये योजना जुड़ गई है फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ, 2013 कानून के साथ, और बच्चों को अनाज दिया जाता है, राशन दिया जाता है इसके अंदर सर, ठीक है। मुश्किल नहीं होगा दोस्तों, मुश्किल नहीं होगा इसको समझना। आगे खबर चलेंगे दोस्तों, कितना अनाज कितना भोजन आपकी स्क्रीन पर, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। पर चाइल्ड अगर कक्षा 1 से 5 तक है और 6 से 8 तक है, तो 6 से 8 तक है तो इतना अनाज, इतनी दालें, इतनी सब्जियां, इतना वसा या फैट, ऑयल एंड फैट। और कम आयु का बच्चा है तो उसके लिए 5 कक्षा तक है तो उसके लिए इतना अनाज दोस्तों। क्लियर है हमारी बातें यहाँ पर, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर है। मिड डे मील के तहत पर बच्चे को दिया गया अनाज की मात्रा यहाँ पर, ठीक है ना। 150 ग्राम अनाज कैसे देंगे, तो पूरे महीने का एक साथ ले जाओ यार, पूरे महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का एक साथ ले जाओ, किलो के भाव ले जाओ उठा के सारा का सारा, ठीक है। चलो हमने देखा दिल्ली में, मैं देखा बट्टे हुए दिल्ली में, तो खैर हमने देखा अच्छी बात है, दिल्ली सरकार मतलब सभी सरकार दे रही हैं आजकल। तो बच्चों उठाए कहाँ ले जाएंगे, अब बच्चों को आप कहो कि ला के ले जाओ दालें चावल, तो घर से माता पिता है वो उठा के ले गए बच्चों के सामान को यहाँ से, अच्छी बात है सर। ठीक है सर,
हाँ, जहाँ मिल्क देते थे बेचारे, अब मिल्क कैसे देंगे वो तो नहीं दे पाएंगे ना, मतलब उसका पैसा दे देगी सरकार या उसको आप अन्य प्रोटीन के सोर्स देगी सरकार उनको फिर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगली खबर सर, नीरी, नीरी ना मतलब नीरी, याद रखना नीरी, ठीक है। नीरी पूरा नाम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। ये एक प्रयोगशाला है, एक लैब है जो अंडर आती है CSIR के, ये अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के, ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाला, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च के अंतर्गत आने वाली नीरी लैब द्वारा बनाई गई है एक टेस्टिंग किट। सारी बात समझ में आ गई, छोड़ दीजिए। नीरी ने बनाई एक साइंटिफिक किट सर। नीरी किस में आती है? CSIR में। CSIR देश की सबसे बड़ी सरकारी लैब आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक में दोस्तों, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। नीरी की लैब ने क्या तैयार किया? नागपुर में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। नीरी की लैब ने क्या तैयार किया है? RT-PCR टेस्टिंग के लिए इन्होंने क्या किट तैयार की है। अब तक वो RT-PCR वो आपके नाक में इन्वेजिव होता है, सारा डालते नाक के अंदर, लगता है कि जान निकाल लोगे मेरी क्या है यार, मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल इन्वेजिव होता है। और जो अनट्रेन डॉक्टर है वो तो और ही परेशान कर, डॉक्टर क्या वो जो वहाँ पर कंपाउंडर टाइप का व्यक्ति बैठा वो तो परेशान ही कर देगा, टेस्ट नहीं हो गया जान ले लो मेरी तुम बैठ कर यार। तो वहाँ पर जो टेस्टिंग का तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, बचते हैं टेस्ट कई लोग तो टेस्ट कराते ही नहीं है चक्कर में यार कि मुश्किल हो जाएगी, अभी बहुत देर तक छींक आती रहेगी और दर्द होता रहेगा नाक में, तो कराते नहीं है लोग टेस्ट। बहुत इन्वेजिव, बहुत आक्रमणकारी लगता है उनको अटैक, मतलब नाक में उन्होंने लिया स्वैप का और डाल दिया नाक के अंदर तक, तो बड़ा अजीब सा होता है वो। तो ऐसे लोग को परेशान होते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल है लोगों के लिए। तो ये नीरी वाले समझ गए इस बात को, अनकंफर्टेबल टेस्ट कराने से बचते हैं। मुझे लगता है कई बार बुखार आ रहा है, टेस्ट कराने जाऊँ, छोड़ो यार इतना सैंपल लेगा, हटाओ ना यार, कौन जाए, छोड़ो उसको, नहीं जाता मैं। तो ये होता है, कई बार होता है ऐसा। अब उन्होंने क्या किया, एक गार्गल, एक लिक्विड तैयार किया है थोड़ा सा, उसको पियो आराम से, लिक्विड को, किट खोलो, लिक्विड होगा, पियो उसको, गार्गल करो और उसको ट्यूब में डाल दो वापस, और सैंपल छोड़ाओ जाके लैब में, फिर वो RT-PCR कर लेंगे। जी हाँ, ये है सैलाइन गार्गल RT-PCR किट। टेस्ट तो वही होगा RT-PCR वाला जो कि वो स्वैब वाला करते हैं, टेस्ट तो वही होगा, लेकिन जो सैंपल लेने का तरीका है वो बदल गया है। यहाँ पर सैंपल लेने का तरीका क्या है दोस्तों? सैलाइन गार्गल आ गया है दोस्तों। यहाँ पर सुन लीजिए, नागपुर आधारित हमारी लैब है नीरी सर, बताई आती है, इसने तैयार की है किट, सैलाइन किट तैयार की है, सैलाइन गार्गल किट दोस्तों। सिंपल कलेक्शन है, ट्यूब फिल्ड विद सैलाइन सॉल्यूशन। इसमें ट्यूब में एक सैलाइन पाउडर, एक सैलाइन लिक्विड होगा, गले में डालिए, गार्गल कीजिए, सैंपल बाहर निकालिए सर। तो यहाँ पेशेंट हैज़ टू गार्गल द सॉल्यूशन एंड रिंस इनटू द ट्यूब, ट्यूब में डाल दीजिए, और सैंपल इज टेकन टू द लेबोरेटरी वेयर द केप्ट एट रूम टेम्परेचर अबाउट 30 मिनट, और रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों 3 घंटे के अंदर। टेस्ट कीजिए, RT-PCR में टेस्ट कीजिए इसका, और 3 घंटे के अंदर रिजल्ट प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। तो नॉन इन्वेजिव है, कोई नाक में परेशान नहीं करेगा आपको, इको फ्रेंडली है सर, प्लास्टिक की स्वैब नहीं है सर इसमें, पेशेंट खुद कर सकता है, अपना सैंपल ले जाके दे दे हॉस्पिटल को, भैया समस्या नहीं है सर। और इसको अप्रूव कर दिया है, ICMR ने अप्रूव कर दिया है। अब ये बहुत जल्दी कमर्शियल हो जाएगा कुछ दिनों में दोस्तों ये, क्योंकि इसने नीरी ने बात कर ली है कंपनी से यहाँ पर, और बहुत जल्दी कमर्शलाइज हो जाएगा जैसे इसको DCGI अप्रूवल दे देता है। क्लियर है दोस्तों हमको यहाँ पर? क्या मेरी बात स्पष्ट है आपको यहाँ पर दोस्तों? नीरी की बात आप तक पहुँच गई है दोस्तों? नीरी का इतना साधारण तरीका, चलो सब ठीक चल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आज एक नया कोड डेवलप किया शाम वाली क्लास में, आपको ज़्यादा अच्छा लगा करे ना तो आप एक टाइप कर सकते हो, मतलब एक तो समझ में आ गया, एक मज़ा आ रहा है सर बहुत ज़्यादा। जैसे मालूम पड़ेगा ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है तो मैं मज़े को थोड़ा कम कर दूँगा, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल क्लास में इसलिए आते हैं कि सर किसको डांटने वाले हैं, सर कुछ कहने वाले हैं, कोई जोक क्रैक करने वाले हैं सर, तो ऐसे मज़े के लिए क्लास नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा बैलेंस करना चालू करना पड़ेगा लोगों को। चलो लिक्विड अंदर ले गए, अरे बाबू ये तो बात गलत कर दी तुमने यार, लिक्विड अंदर ले लिया, फिर अब कैसे काम चलेगा बताओ यार। बात तो तुम्हारी सही है, मतलब लॉजिक तो है यार, कोई बात नहीं, अपना ही सैंपल था, पी लो आराम से, क्या अंतर पड़ रहा है। दूसरी किट खोलो फिर बैठकर, ठीक है ना, उसमें लिखा होगा कितना लिक्विड पी सकते हो। या टूथपेस्ट होता है यार, मैं कई लोगों को देखा हूँ टूथपेस्ट खाने का मज़ा आता है यार, भैया टूथपेस्ट चीज़ है यार, टूथपेस्ट ट्रेस करो, रिंस करो उसको, लेकिन नहीं खाने मज़ा आता है उनको, तो क्या कर सकते, ऊपर वाला भी जानता है। चलो बाबू लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यार मुझे करंट अफेयर पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे मतलब ज़िंदगी का सुकून मिलता है, आपको फील होता है बॉडी लैंग्वेज से मेरी। अभी आजकल पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, ऐसे खड़ा नहीं हो पाता हूँ आजकल मैं। अब हुआ क्या है यार, वो उसमें एक छोटी सर्जरी होनी है, अब डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करा लो यार तो ठीक रहा है, अब सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा।
एडमिट होना मतलब समझ सकते हो आप, 5-7 दिन का एडमिशन, और उसके बाद इस समय माहौल नहीं है अस्पताल में, डॉक्टर कितना ध्यान देगा। मैं जाऊँगा इलाज कराने के लिए, पता लगा कोरोना लेके आ जाऊँगा, तो बेहतर है यार, पता लगा ऑक्सीजन लिया, उनका भी सर्जरी आवश्यकता ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं अस्पताल के अंदर, मुश्किल हो जाएगी तुरंत मेरे लिए, तो मैं सर्जरी नहीं करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बैठ के क्लास ले रहा हूँ आजकल। बहुत जल्दी हम लोग शायद हम पैरों पर खड़े हो पाएंगे अपने। 2-3 घंटे खड़ा होता हूँ तो फिर दर्द उठता है पैर के अंदर, वो एक पर्टिकुलरली, तो मैं चाह नहीं जैसे मैं सर्जरी कराना अवॉइड कर रहा हूँ इस समय। थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा, सर्जरी करा लेंगे फिर हम लोग यहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने, बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगता है मुझे पढ़ाने, करंट अफेयर्स मज़ा आता है, ऐसे इन्जॉय करो पढ़ते पढ़ते यार। एक बार आप पूरे कवर अप जान गए न्यूज़ को, फिर आप न्यूज़ से खेलना चालू कर दोगे, और जब खेलना चालू कर दो करंट अफेयर्स कुछ नहीं बचता उसके बाद। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। आगे तो आगे आ जाओ। एक रिपोर्ट दोस्तों, मैं बात भी करा थोड़ी देर पहले, प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट 2020 दोस्तों, प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट 2020 जारी की गई दोस्तों। आराम सुनिएगा, द इफेक्ट बताऊंगा। किसने जारी की है सर? UNEP WCMC, सुनिए दोस्तों, UNEP का सेंटर है WCMC प्लस IUCN प्लस नेट जियो फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो ये सो संस्थान है। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सेंटर है WCMC, 2 सेंटर बोले थे अपनी भाषा में। UNEP का सेंटर है सर वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, दूसरा IUCN, और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी नेट जियो सोसाइटी सर। इन्होंने जारी किया, 2 साल में एक बार आती है रिपोर्ट सर, ये PPR रिपोर्ट, प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट दोस्तों। ठीक है, आराम सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर 82% यहाँ पर उनका मानना है, सुन लीजिए क्या कहना है रिपोर्ट का। पहले तो रिपोर्ट आती क्या है, ये 5 मिनट दोस्तों बैकग्राउंड दाओ, बहुत काम का बैकग्राउंड आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 1992 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था रियो में, CBD नाम का, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुआ था सर। वहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन किया गया था यहाँ पर सर। इस कन्वेंशन के तहत ये प्रावधान था इसमें कन्वेंशन में कि हर 2 साल मुलाकात होती है, इनकी कोप होता है हर 2 साल में इनका, इसके सदस्य राष्ट्र हर 2 साल मुलाकात करते हैं सर। ठीक है, इसकी 10वीं मुलाकात कहाँ हुई थी मालूम है आपको? कोप 10 हुआ था 2010 में, 92 में पहला हुआ होगा, 94 में दूसरा, 96 में तीसरा, 98 में चौथा, 2000 में 5वां, ऐसे 10वां हुआ था 2010 में। जगह थी नागोया शहर जापान का सर, नागोया शहर, प्रांत का नाम है आइची, तो आइची प्रोविंस, नागोया सिटी, जापान। ठीक है, ये मीटिंग हुआ सर इन देशों का जिन्होंने CBD पे साइन किए थे, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पर साइन किए थे, उनका मीटिंग हुआ नागोया में। यहाँ पर 2 चीज़ें पास हुई, नागोया प्रोटोकॉल, कभी और बात करेंगे, हमारे काम का भी नहीं है, और आइची टारगेट, आइची टारगेट सर, 2 चीज़ें पास की गई यहाँ पर। आइची लक्ष्य, लक्ष्य क्या थे कि जैव विविधता नष्ट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है कई कारणों से, हिप्पो फैक्टर है, हैबिटेट लॉस है, इन्वेजिव लॉस है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, पोचिंग है, ओवर हार्वेस्टिंग है, कई कारणों से बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। अब बायोडाइवर्सिटी को बचाना ज़रूरी है, तो अगले 10 सालों में 2010 से लेकर 20 के बीच में हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, 20 लक्ष्य, हम 20 लक्ष्य तय कर रहे हैं। हम कौन? हम सब मेंबर कंट्रीज़, और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन लक्ष्यों को नाम दिया गया आइची लक्ष्य, आइची टारगेट्स। 20 लक्ष्य हैं सर ये। ठीक है सर, कोई समस्या यहाँ तक हमको नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो हमको यहाँ पर आ जाओ, एक बार मैं दर्शन करा दूँ उनको आइची लक्ष्यों के। आपको ये रहा एनवायरनमेंट 2016, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, CBD, नागोया, आइची टारगेट, लिसन देखते हैं हम तो जैसे 20 लक्ष्य एक बार देख लें हम लोग यहाँ पर, सब याद नहीं करने हैं और दिख भी नहीं रहे हैं आपको ये, चलो कोई बात नहीं। तो आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट दोस्तों, टारगेट 1, 2, 3 नहीं पढ़ने में आए, कोई बात नहीं, पढ़ने में यार परेशान मत होइएगा। कुल मिलाकर 20 टारगेट हैं सर। ठीक है, ये 20 टारगेट हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग आइची लक्ष्य बोलते हैं। कब से कब तक हासिल करने थे? 2010 से 20 के बीच में हासिल करने थे। अब हमने आइची लक्ष्यों में कितना हासिल किए, कितनी सफलता है हमारी, कितने हम सफल हुए नहीं हुए, हमारा प्रोग्रेस कार्ड क्या है, तो हर 2 सालों में रिपोर्ट आती है, प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट हर 2 सालों में जारी होती है सर। ठीक है, ये हर 2 सालों में जारी होती है रिपोर्ट, हमारी प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है सर ये रिपोर्ट। ठीक है, ये बताती है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है पिछले 2 सालों में।
ठीक है दोस्तों, ये बताती है हमने कितनी प्रोग्रेस की है इस बारे में। क्लियर है टॉपिक ये। अब ये 2020 में फिर रिपोर्ट आ गई इनकी, 20 तक की रिपोर्ट फिर आ गई यहाँ पर, जो बता रही है 20 तक हमने क्या किया। अब आइए इनके डेटा पर फिर से आते हैं एक बार। तो क्या है सर ये रिपोर्ट, समझेंगे। ठीक है, तो ये बताती है कि आपने कितने इलाकों को सुरक्षित किया, कितने इलाकों को बढ़ाया आपने, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, कब से आ रही है सर रिपोर्ट, ये 2010 से आ रही है दोस्तों। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको दोस्तों मेरी यहाँ पर, ये क्या ये बात समझ आई दोस्तों आपको। ठीक है, तो 82% कंट्रीज़ ने अपने वन क्षेत्र को, अपने संरक्षित क्षेत्र को, अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, नेशनल पार्क को, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व को बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहना है इनका। ठीक है सर, इनका कहना है कि 82% कंट्रीज़ ने इलाके बढ़ाए हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सुनिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य जैव विविधता के क्षेत्र हैं वो बढ़े हैं या उनकी संख्या बढ़ी है, या एटलीस्ट स्थिर है, कम नहीं हुए हैं, वो अच्छी बात है सर। हमारे काम का क्या है वो सुनिएगा दोस्तों, हमारे काम का इसमें क्या है। अभी हमको जो हमने लक्ष्य तय किए थे, हैड मेड द टुवर्ड्स द एम्बिशियस गोल एग्रीड बाय कंट्री द यूनिवर्सिटी कंट्री एज आईची टारगेट 11, समझिएगा दोस्तों। ये लक्ष्य नंबर जब 11 है ना, ये बहुत काम का है, सुनिए आराम से। 20 लक्ष्यों में लक्ष्य नंबर 11 बहुत काम का है। यहाँ पर समझिएगा, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया सुनिएगा, इसमें कहा गया है कि अगले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में 2010 से लेकर 20 के बीच में, लक्ष्य नंबर 11 सुनिएगा क्या कहता है कि दुनिया की जो ज़मीन है, जितनी लैंड पार्ट है, इसका एटलीस्ट 17% हम प्रोटेक्ट कर देंगे, मानवीय हस्तक्षेप रोक देंगे, जंगलों काटना रोक देंगे। 17% ऑफ लैंड, और बाकी जो समुद्र है 10% ऑफ ओशियन, 17% ऑफ लैंड और 10% ऑफ कोस्टल वाटर और ओशियन प्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पर वन्य जीव, यहाँ पर शिकार करना, यहाँ पर पेड़ काटना कंप्लीटली बैन हो जाएगा। यानी ज़मीन का 1/6 भाग और समुद्र का 1/10 भाग हम प्रोटेक्ट कर देंगे। जी हाँ, ये हमने कहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2010 से 20 के बीच में लक्ष्य नंबर 11 में ये बात कही थी हम लोगों ने। हालांकि बहुत सफल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि इसमें हम लोग आगे बढ़ सकें दोस्तों। कि यहाँ तक मेरी बात समझ आई आपको यहाँ पर। तो प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट याद रखिएगा दोस्तों। CBD बहुत काम का है इस बार आपके लिए। इस बार अगर आप जानना चाहें, मैं चाहूँगा बायोडाइवर्सिटी में कुछ की पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साल था 2020, और कोरोना ने तो और इंपॉर्टेंट बना दिया इसको, क्योंकि लोग मान रहे हैं कोरोना क्यों आया, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप सीधे संपर्क में आ रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर रहे हैं, बफर ख़त्म कर रहे हैं। हमारे और जंगल के बीच का अंतर जो था, हम भी जानवर बनते जा रहे हैं, हम भी उनके इलाकों में जाके कहना चाहिए उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीधे उनकी बीमारियाँ हम लेकर आ रहे हैं। चाहे सार्स हो, निपा हो, कोविड हो, मंकी वायरस हो, ये सब वायरस क्यों हैं, क्योंकि हम संपर्क में आ रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। तो बहुत सारी बातें, CBD है सर, 2020 के टारगेट थे आईची के। इसके अलावा काम की बात है, रिपोर्ट आई है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। WWF जारी करता है हर 2 साल में, वो रिपोर्ट आ गई है इस साल। वो काफ़ी खतरनाक रिपोर्ट दिखाई है इन्होंने इस बार। आइए दोस्तों और बात करें आगे, और क्या है रिपोर्ट के अंदर, और क्या कहा गया है। इसके अलावा आपको जानना है दोस्तों, आईची लक्ष्य खत्म हो रहे हैं और अब नए लक्ष्यों को लाने की बात चल रही है, नए टारगेट्स लाने की बात चल रही है। वही खतरनाक चीज़ अपने आप में दोस्तों, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में इस साल, बहुत कुछ है, और उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे बायोडाइवर्सिटी से। बाकी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम आप पढ़ ही रहे हैं, नई नई प्रजातियों को बचाने की मुहिम चल रही है। इंडिया में कुछ दिन पहले गांधीनगर में समिट हुआ आपका बोन सम्मेलन का। तो बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी पर। इस बार UPSC काफ़ी फोकस कर सकता है। ठीक है, ये CBD है दोस्तों, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। ये है दोस्तों जैव विविधता पर कन्वेंशन, नॉट CBDR। आर वाला वो क्योटो प्रोटोकॉल या वो क्लाइमेट चेंज के लिए है दोस्तों, वो नहीं है ये कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी। कब साइन हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में। आज से लगभग 30 साल पहले 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे, CBD, UNFCCC और मेरा CCD कैफे कहाँ गया, UNCCD। ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, तीनों को लेकर 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे। उसमें से कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी आपका जो है CBDR, वो यहाँ पर आता है दोस्तों। ठीक है ना। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? फटाफट एक एक बटन दबाओ, बताओ मुझे सब कुछ ठीक है हमारे बीच सर, सब कुछ ठीक है हमारे बीच।
दोस्तों हो सकता है संभवतः कल भी आपकी करंट क्लास ऐप पर ही होगी यहाँ पर। ठीक है ना। लास्ट स्लाइड ये है, स्लाइड लास्ट, इसके पीछे ये स्लाइड है, इसके पीछे ये स्लाइड है, इसके पीछे ये स्लाइड है। ठीक है दोस्तों, तो 2010 से अब तक 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, एरिया बढ़ रहा है लगातार। चलो दोस्तों, चलो इसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में बात करेंगे इस पर। सुनिए दोस्तों, खबर है अंतर्राष्ट्रीय, जर्मनी ने नामीबिया में जो नरसंहार, जो जेनोसाइड हुआ था सर, उसको पहचान लिया है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। यहाँ पर जर्मनी ने पहली बार जेनोसाइड जो हुआ था सर हेरेरो कम्युनिटी और नामा लोगों के खिलाफ जो सर, ठीक है, उसको लगभग 100 साल पहले उसे पहचाना है, नरसंहार का करार दिया है सर उसको, और इसके लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर दिए हैं उसने नामीबिया सरकार को इन समूहों की मदद करने के लिए। आपके काम का हेरेरो और नामा समुदाय के लोग किस देश में रहते हैं, कहाँ के ट्राइब से, कहाँ के लोग हैं? ट्राइब है दोस्तों, नामीबिया भारत का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त नामीबिया, अच्छा दोस्त है भारत का नामीबिया दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 1904 से 1908 के बीच जब जर्मनी कॉलोनी बना रहा था, उपनिवेशवाद स्थापित कर रहा था, तो यहाँ से इन लोगों पर अत्याचार किए गए, इन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जिसको जर्मन सरकार ने बहुत तरीके से दबा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जर्मन सरकार के उपनिवेशवाद के खिलाफ इन समुदाय के लोगों ने नामीबिया में, नामा मतलब नामीबिया नहीं के नाम से नामीबिया निकलता है, नामीबिया, इन्होंने आवाज़ उठाई थी सर, जिनको दबा दिया गया। तो लोकल ट्राइब्स ऑफ जर्मन सेटलर्स अ थ्रेट टू देयर लैंड रिसोर्सेज। ठीक है सर, क्योंकि ये जर्मन उपनिवेशवादी इनके देश पे कब्जा कर रहे थे और ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, 80,000 हेरो लगभग महिला बच्चों को मिलाकर इनको कहना चाहिए मार दिया गया, इनका पीछा किया गया सर, इनको रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। 15,000 ही सर्वाइव कर पाए थे। तो बहुत बड़े स्तर पर सर हुआ था, इसे कहते हैं बैटल ऑफ वाटरबर्ग। पूछ सकता है एग्जाम में कभी, हाल में चर्चा में रही बैटल ऑफ वाटरबर्ग किन के बीच या किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में हुई थी? अफ्रीका के नामीबिया में बैटल ऑफ वाटरबर्ग हुई थी दोस्तों, जहाँ 80,000 हेरेरो समुदाय के लोग रेगिस्तान में फेंक दिया गया था उनको जर्मन सेनाओं के द्वारा, और 15,000 इसमें सर्वाइव कर पाए थे दोस्तों। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि हाँ गलती हुई है हमसे, हम इसको पहचानते हैं, गलती हुई है तो सही करने का प्रयास कीजिए, पैसा दीजिए इन समुदाय के लिए आज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो नामीबिया देख रहे हैं हम लोग, राजधानी विंडी हॉक, नामीबिया जानते हैं हम लोग, दोस्त है हमारा नामीबिया। नामीबिया मानो क्या हमारा क्या एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नामीबिया के साथ हमारा? न्यूक्लियर एग्रीमेंट। जी हाँ, नामीबिया से हमको नाभिकीय ईंधन मिलता है, भारत का न्यूक्लियर पार्टनर है नामीबिया, मालूम है आपको, और अपने दोस्तों के खिलाफ जाके दोस्त है हमारा, मालूम है आपको? इंटरेस्टिंग बात, नामीबिया है ना सर, ये अफ्रीका के देशों में एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है दोस्तों अफ्रीका के देशों में, और उस एग्रीमेंट के तहत अफ्रीका के देश जो उस एग्रीमेंट के मेंबर होंगे, वो देश किसी ऐसे देश को यूरेनियम नहीं बेच सकते जिसने एनपीटी पे साइन नहीं किया है। सुनिए आराम से, आराम से, पैलेंडाबा ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पैलेंडाबा, ट्रीटी ऑफ पैलेंडाबा कहती है कि अफ्रीका का कोई देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, अफ्रीका का कोई देश न्यूक्लियर वेपन नहीं तैयार इकट्ठा करेगा, खरीदेगा नहीं न्यूक्लियर वेपन किससे, और अफ्रीका का कोई देश किसी ऐसे देश को यूरेनियम या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा, नहीं बेचेगा जिसने एनपीटी पे साइन ना किए हों। ठीक है, तो नामीबिया ने हमको दिया और अपने देशों के खिलाफ जाकर, हालांकि बाद में अफ्रीका ने भारत को एग्जेम्प्ट कर दिया, साउथ अफ्रीका भी मदद करने को तैयार है और भी देश मदद करने को तैयार हैं, लेकिन नामीबिया अच्छा दोस्त है भारत का ना। यहाँ पर एक करंट बहता है दोस्तों, ठंडा करंट, कोल्ड करंट, मालूम है कौन सा है वो, कौन सा करंट है? ठंडा करंट है यहाँ पर, एक कोल्ड करंट बहता है दोस्तों यहाँ पर, नहीं डॉक्टर विंड्स अलग चीज़ है यार, कोल्ड करंट समुद्री धारा, अग्लूहास की, बेंगुएला की, बेंगुएला, जी हाँ दोस्तों बेंगुएला की। अरे कनारी और कुछ भी से लिखोगे यार, अल नीनो, ला नीनो, कनारी, क्या क्या लिख रहे हो चैट बॉक्स में, कुछ भी यार, कुछ भी। ठीक है, आपने ट्रीटी का नाम क्या बताया सर? ट्रीटी का नाम तो बताया बेटा मैंने आपको यहाँ पर, ट्रीटी का नाम, ठीक है ना, पैलेंडाबा, फेमस ट्रीटी पैलेंडाबा। बेंगुएला की ठंडी धारा बहती है दोस्तों यहाँ, बेंगुएला की ठंडी धारा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी याद रखिएगा।
नामीबिया, नामेब रेगिस्तान है सर, नामा नऊ रहते हैं, नामेब डेजर्ट है, नामा ट्राइब रहती है, हेरोन रहते हैं यहाँ पर। अच्छा दोस्त है भारत का, बैटल ऑफ वाटरबर्ग, सब कुछ याद कर लीजिएगा। पीटी में क्वेश्चन टकरा जाए तो निशान लगा दीजिएगा। चलो आगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों आपके साथ। कहानी को आगे बढ़ाएं हम लोग यहाँ से। एनपीटी साइन हुआ दोस्तों 1968 में दोस्तों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, कुछ खास नहीं करना हमको। 1 लाइन खबर कुछ खास नहीं है। संजय दत्त एक्टर हैं कोई, अच्छा कोई नहीं, मतलब संजय जी एक्टर हैं, सब जानते हैं इनको। इनको दिया गया है गोल्डन वीज़ा, यूएई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है। गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा होता है, 5-10 साल रहो आराम से, पैसा लगाओ यूएई में। कोई कलाकार हो, आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, आप कुछ और आपने कुछ हासिल किया है, कुछ उपलब्धि ज़िंदगी के अंदर, आ जाओ। आपको हम 100% स्पॉन्सरशिप देंगे, आपको यहाँ पर रहने का, काम करने का वीज़ा देंगे आपको 5 से 10 साल तक का। संजय जी को मिल गया है क्योंकि ये फिल्म कलाकार है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है गोल्डन वीज़ा से सर, यहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं, रह सकते हैं, अल्टीमेट टाइम आ जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको यहाँ पर आने जाने से सर। तो इसका फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये दिया गया है दुबई सरकार, यूएई के सरकार द्वारा दोस्तों, ठीक है। चलिए मुश्किल नहीं है सर। इंडियन नेवी का मिशन दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, इंडियन नेवी का मिशन है दोस्तों ये, एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यहाँ पर, जिसके तहत वो कोविड केयर सेंटर तक गाड़ियों के द्वारा ऑक्सीजन पहुँचा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन पाइपलाइन एट द पलासा सेंटर, जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर ऑक्सीजन पहुँचा रही है वो कोविड केयर तक दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ये पूछ सकता है किसका मिशन है दोस्तों, तो इंडियन नेवी का मिशन है, बस याद रखिएगा, इंडियन नेवी का मिशन है। तो इंडियन नेवी का मिशन है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जिसके ज़रिए, मतलब लगता है सुनने में ऑक्सीजन व्हील्स मतलब नेवी का कैसे हो सकता है, ये तो आर्मी का होगा या पुलिस का होगा, लेकिन नेवी का मिशन ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ठीक है। तो अस्पतालों तक हम पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। किसने लॉन्च किया है, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम का जो है सर, नेवी डॉकयार्ड, उसने लॉन्च किया है सर इसमें। चलिए 31 मई से मेरा इकोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये चाहिए कि यूसीएससी दोस्तों, यूसीएससी क्या है सर, 13 जून को सुबह 10 बजे आ जाइएगा दोस्तों अटेंड करने के लिए। यहाँ पर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप, और मेंटोर से डायरेक्ट जुड़ने का मौका, और प्राइज़ हैं बहुत सारे दोस्तों जीतने के लिए। आपके करना क्या है, 13 जून को टेस्ट देना है 2 घंटे का दोस्तों, यूज़ करना है कोड आशीर्वाद 10 आपको। इसके अलावा दोस्तों प्लस आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ आप लोग, जहाँ पर आपके लिए मैं क्लास आ रहा हूँ दोस्तों। पीटी का सुपर बैच आने वाला है बहुत जल्दी, उस पर आने वाला है दोस्तों। तो आइकॉनिक और प्लस बैच कोई भी ज्वाइन कीजिए, ना केवल मेरी क्लासेस बल्कि हमारे जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इन बैचेस को भी एक्सेस कर पाएंगे एक साथ आप। कोई भी समस्या है दोस्तों मुझे मेल कर देना, मेरा आईडी जानते हैं मेरा, आप लोग आराम से मेल कर देना दोस्तों, आप code.ashirwad10 पर मेल कर देना दोस्तों, जीमेल लगाकर। फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए, और हमारा कॉम्बैक्ट है सुबह 11 बजे, इसको मिस नहीं करना कल, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। सुबह 11 पहुंच जाना सब लोग, यूज़ कर लेना कोड, या टेस्ट देना दोस्तों आराम से। कोड एक ही रहेगा, आशीर्वाद 10 दोस्तों, ठीक है। सब लोग आ जाओ फटाफट, मिलेंगे आपसे सुबह अब टेस्ट में। 2 आज्ञा मुझे, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।